अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। उर्दू ज़बान जब तरक्की करती है तो तरक्की करने के बाद में हमारे ऊपर असरअंदाज होती है, और असरअंदाज होने के साथ साथ हमारी बोलियों में आती है। तो ज़बान उर्दू लचकदार है। लचकदार ज़बान होने की वजह से दीगर ज़बानों को भी अपने अंदर समो लेने की खासियत रखती है। अंग्रेजी ज़बान से बहुत सी चीज़ें उर्दू ज़बान व अदब में आई है, जैसे कि पाया जाता है नावल। नावल पहले अंग्रेजी ज़बान व अदब में था, उसके बाद में उर्दू ज़बान व अदब में आ गया। अब पहले लोगों की उम्रें 1000 साल हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती गई। 700 साल, 500 साल, 600 साल, 400 साल। तो ये उम्रें जैसी कम होती गई तो कम उम्रों के अंदर लोगों के पास फुर्सत भी कम होती गई, वक्त भी कम होता गया। इसी मुनासिबत की बिना पर उर्दू ज़बानो अदब के अंदर नसरी हिस्से में एक चीज का वजूद हुआ जिसे कहा जाता है अफसाना। अफसाने से मुराद ली जाती है मुख्तसर सी छोटी सी कहानी। इस कहानी के अंदर प्लॉट पाया जाता है, किरदार पाए जाते हैं, ज़बानो बयान होता है, मंजर निगारी होती है, किस्से कहानी होती है, एक मकसदियत पाया जाता है, एक नुक्ता नज़र होता है जिसके गिर्द वो कहानी पूरी की पूरी घूमती है। अब इस अफसाने का वजूद कब हुआ, कैसे हुआ, तो इस ताल्लुक से हम जानते हैं कि उर्दू अफसाना जिसकी इब्तिदा करने का सहरा जो है मुंशी प्रेमचंद के ऊपर। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? 1880 ईस्वी सन में लम्ही पांडेपुर में पैदा हुए। 1936 ईस्वी सन में इनका इंतकाल होता है। इनका जो दौर दौरा है ये पूरा के पूरा दौर दौरा अल्लामा इकबाल का दौर दौरा पाया जाता है। अब अगर कुछ सवालात नेट के अंदर ऐसे भी आते हैं जिसमें तरतीब से दिया होता है, एक जगह दिया होता है इकबाल, दूसरे जगह दिया होता है प्रेमचंद, तो हमें याद रखना है कि अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है 9 नवंबर 1877 है, और उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद की है 1880। तो ये इसी दौर के है। तो जब चार मुनासिबत वाले शोराओं का जिक्र किया जाता है या तीन का जिक्र किया जाता है जिनकी सदी एक ही होती है, जिनकी उम्रें एक ही पाई जाती है, उसमें मुंशी प्रेमचंद का नाम दिया जाता है और तीन शोराओं का नाम कोई भी दिया जाता है। तो एक शोरा जो होते हैं ये 1875 से लेकर के तो 1950 के दरमियान तक नहीं रहता, वो अलग पाया जाता है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हमारा इंतखाब पाया जाता है मुंशी प्रेमचंद, लेकिन जबकि ये रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब हम आ जाते हैं मुंशी प्रेमचंद की जानिब। मुंशी प्रेमचंद ने सब में पहला जो अफसाना लिखा वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि लिखा गया है 1907 ईस्वी सन के अंदर। बाद में 1908 ईस्वी सन के अंदर यही जो अफसाना है, ये अफसाना 1908 ईस्वी सन के अंदर रिसाले जमाने कानपुर के अंदर शाये हुआ, जहां से मुंशी प्रेमचंद की अहमियत बढ़ती गई। मुंशी प्रेमचंद कैसी शख्सियत है? ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी मुलाजिम, हुकूमत के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, सब में पहले जो नवाब राय नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। इनका असली नाम धनपत राय है। नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया। उन्होंने अपना एक मजमुआ सोजे वतन लिखा। सोजे वतन के अंदर क्या किया उन्होंने किए पूरी इस्लाही काम, समाज की बुराइयों को दूर करना, इस्लाही काम के लिए सच्चाई की जानिब तवज्जो दिलाना, हकीकत निगारी को बयान करना, हिंदुस्तान के देहातों की हालत को बयान करना, लोगों के अंदर जज्बा शौक को उभार देना, आजादी के लिए आगे बढ़ने का कोशिश करना, ऐसे काम अफसानों के जरिए शुरू किए। लेकिन ये जो मजमुआ सोजे वतन है ये हुकूमत की जानिब से जब्त कर लिया गया, इनके लिखने पर पाबंदियां भी लगा दी गई। तो उन्होंने दोबारा से मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। जब इन्होंने हुकूमत के कामों को भी छोड़ दिया, उसके बाद में
ان کے افسانے اس طریقے سے وجود میں آئے جیسے کہ پریم پچیسی، خاک پروانہ، آخری تحفہ، زاد راہ. ان کے تمام افسانوں کے اندر پلاٹ جو ہوتا ہے وہ منظم پایا جاتا ہے، اس میں ایک قسم کی ترتیب پائی جاتی ہے، حقیقت سچائی سامنے نظر آتی ہے، سماج کی برائیوں کا تبصرہ کر دیا جاتا ہے. ان کا افسانہ ایسے ہی ایک کفن افسانہ ہے جس میں مادھو اور گھیسو دو کردار ہے. یہ کردار ایسے شرابی کردار پائے جاتے ہیں. یہ کردار کیا کرتے ہیں؟ یہ کردار جو گھر کے اندر پڑی ہوئی بیوی کی لاش کو جلانے کے لیے، کفن کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں. پیسے جمع 2 سے 2.5 روپیہ ہو جاتے ہیں جو کہ سرپنچ پیسہ دیتا ہے، گاؤں کے دیگر لوگ دیتے ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ان پیسوں کو اڑا دیتے ہیں، شراب کے اندر شراب پیتے ہیں. گاؤں والے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی مادھو کی بیوی کا، گھیسو کی بیوی کا کریا کرم کرتے ہیں. تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سماج میں جو شراب پینے کی جو عادتیں ہے، جو برائیاں ہے، جس کے وجہ سے انسان اپنے رشتے ناطے سب بھول جاتا ہے، اس بات کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے. پلاٹ بھی منظم رہتا ہے، کردار بھی دیہاتی ہوتے ہیں اور ان کے مطابق ان کی زبان پائی جاتی ہے، منظر بہترین ادا ہوتے ہیں، درد بلا کا درد پایا جاتا ہے ان کے افسانوں میں. ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسے منظر بتاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب واقعہ رونما ہو رہا ہے. اس کے بعد میں اگر ان کے افسانوں کے ہم نام دیکھیں، سوتیلی ماں، گلی ڈنڈا، نمک کا داروغہ، زیور کا ڈبہ، سفید خون، بڑے گھر کی بیٹی، کفن، نجات وغیرہ ایسے افسانے پائے جاتے ہیں. ان افسانوں کے اندر خاص بات یہی ہے کہ اپنے وطن سے لگاؤ، وطن سے محبت، ذاتیت کی برائیوں کو دور کرنا. اب گلی ڈنڈا ایک افسانہ ہے جس کے اندر مصنف نے بہترین انداز میں پیش کیا ہے کہ ایک شخص ہے، 2 دوست ہے، ان کے واقعات کے ترتیب و طویل ہے، اس جانب ہم نہیں جاتے ہیں. ایسے ہی افسانہ نجات بھی پایا جاتا ہے. نمک کا داروغہ تو بہت بہترین افسانہ ہے جس میں انگریزی حکومت کے دور میں جو برائیاں پائی جاتی تھی، رشوت خوری کا تبصرہ تب سے چل رہا تھا، اس کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن اس افسانے میں سچائی کی جیت کی جانب بھی توجہ دلائی ہے. ایسی شخصیت جو 1936 عیسوی سن میں خاموش ہو گئی، لیکن ان کا نام اردو زبان و ادب کے اندر زندہ جاوید آج بھی ہے.